नमस्कार। क्या होगा अगर नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनते? क्या होगा अगर बीजेपी फिर से सत्ता में नहीं आती है? और क्या होगा अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है? ये बातें हाइपोथेटिकल लग सकती हैं, ये बातें अतिशयोक्ति लग सकती हैं, लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो देश में क्या कुछ बदलेगा और क्या कुछ नया होगा। इस बारे में जब मैं विचार कर रहा था तो मेरे सामने 14-15 ऐसी बातें आई कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ये वो पॉइंट्स है जिसमें क्या नया होगा और क्या बदलेगा। सबसे पहले, जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, चूंकि 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर फेस थे, 19 में बहुत क्लियर फेस थे और इस बार भी बीजेपी के फेस वही है, लेकिन इंडिया अलायंस का कोई फेस नहीं है। लिहाजा नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के सरकार बनने से पहले भी झगड़े देखने को मिलेंगे और सरकार बनने के बाद भी कभी कोई समर्थन वापसी की धमकी देना हो या कभी क्या हो कभी क्या हो, कभी पता चलेगा कि इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाकर, क्योंकि 1997-98 एचडी देवगौड़ा 11 महीने तक प्रधानमंत्री रह पाए, उनको बीच में प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। फिर इंद्र कुमार गुजराल हो या फिर 77 वाला भी दौर देख लीजिए, मोरारजी देसाई से लेकर के चौधरी चरण सिंह, तमाम प्रधानमंत्री चेहरे बदलते रहने पड़े क्योंकि कई पार्टियों के अलायंस से बनी हुई सरकार थी। ऐसे में इंडिया को एक बार फिर से इस तरह की स्थितियां देखनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी अगर सत्ता से बाहर होती है तो नरेंद्र मोदी, जहां उनकी उम्र 75 साल के पार जा रही है, वहां बीजेपी की नई लीडरशिप को लेकर के चर्चा होगी कि अब बीजेपी का नया लीडर कौन, जो पार्टी को फिर से नए मुकाम तक ले जाने में सक्षम हो, जिसमें अमित शाह का नाम आता सामने, नितिन गडकरी का नाम आता है, योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम दावेदार हो सकते हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा, ये एक बदलाव बीजेपी की लीडरशिप में बदलाव देखने को मिलेगा कुल मिलाकर के। तीसरी बात, 2014 और 2019 में मंत्रिमंडल गठन को लेकर के बहुत ज्यादा उठापटक नहीं देखने को मिला, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने विजन के हिसाब से खुद मिनिस्ट्री सेलेक्ट की या फिर पार्टी सिस्टम के साथ बैठकर के गठबंधन के हिसाब से बहुत ज्यादा दबाव बनाना या प्रेशर ग्रुप्स का काम चल नहीं पाया था। लेकिन जब इतने पार्टियों से मिलकर के सरकार होगी तो वहां मिनिस्ट्री बनाने से लेकर के चलते हुए सरकार के कार्यकाल के बीच बार बार मिनिस्ट्री रीसफल करना, किसी को राजी करने के लिए मंत्री बनाना, किसी को मंत्री से बाहर करना, ये सारी चीजें भारत को एक बार फिर से 10 साल बाद में एक बड़े उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। असर संसद में होने वाले फैसलों पर भी दिखेगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि चाहे वो 370 का मुद्दा हो, सीए हो, एनआरसी हो, ऐसे मामलों में बीजेपी ने बहुत क्लियरिटी के साथ अपने फैसलों को संसद में भी लिया। और कई बार क्या होता है कि जब सरकार कोई फैसला लेने का मूड बनाती है तो उसे अपनी जो अलायंस पार्टियां होती है उनको राजी करना पड़ता है कि हम ये फैसला लेने जा रहे हैं, आप विरोध तो नहीं कर रहे हैं, हम ये बिल संसद में लाने वाले हैं, आपका कोई विरोध तो नहीं है। लेकिन बीजेपी बहुत क्लियरिटी के साथ अपने एजेंडे को इंप्लीमेंट करती थी। लेकिन गठबंधन सरकार में ये एक चैलेंज देखने को मिल सकता है, जब कई बार फैसले संसद में बिल आने से पहले मीडिया की सुर्खियां बनेंगे, मंत्रियों के बयान सामने आएंगे, जो स्थितियां पिछले 8-10 साल में नहीं देखने को मिली। पॉलिसीज को लेकर के अगर देखें तो सीएए हो गया, एनआरसी हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, ऐसी जो पॉलिसीज है जिसमें बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार या तो काम को आगे बढ़ा चुकी है या अब शुरू करने वाली है, इन मामलों में इंडिया अलायंस सरकार में एक बड़ा यू टर्न देखने को मिल सकता है। उनकी पॉलिसी में इन मुद्दों पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन फैसलों का जो विरोध करने वाला एक बड़ा समूह है, वो समूह इंडिया अलायंस की विचारों को, इंडिया अलायंस को इलेक्शंस के अंदर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर जैसे मामलों में बदलाव आ सकता है, जहां कुकी और मतई मणिपुर में लंबे समय से आमने सामने हैं, कई मौतें हुई है। मणिपुर हिंसा को लेकर के राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बना रही है। लद्दाख का अपना एक मुद्दा है पूर्ण राज्य की मांग का, जो कि बीजेपी ने भी 2019 के मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया था, लेकिन अभी तक उनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव कराने को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, हालांकि अभी तक वहां पर राष्ट्रपति शासन है। तो इसको लेकर के जब अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो
पॉलिसी को लेकर के एक बड़ा बदलाव, इन मुद्दों को टैकल करने की सिचुएशंस, टैकल करने की जो तरीके हैं उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक बदलाव मीडिया की दशा और दिशा में भी देखने को मिल सकता है। वो मीडिया जो आज पूरी तरह से सरकार के सामने सरेंडर की स्थितियों में है या फिर सरकार प्रो गवर्नमेंट नजर आता है, वो अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है, बीजेपी के विचारों को आज सहमति देता हुआ मीडिया दिखता है या उन विचारों को सही साबित करता हुआ मीडिया दिखता है, वो अगर सरकार बदलती है तो हो सकता है मीडिया भी अपनी लाइन लेंथ बदल दे और वो इंडिया अलायंस के विचारों को सहमति देता हुआ या उनको सही साबित करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में फ्रंट लाइन में कौन से रहेंगे, सेकंड लाइन में कौन से रहेंगे, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। किसानों के मुद्दे पर और एमएसपी के मुद्दे पर नई सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज भी होगा और किसानों के मुद्दे को टैकल करने के तरीके में बदलाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष के पास सबसे प्रमुख और पहला मुद्दा किसानों का मुद्दा था और उस मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार एमएसपी की गारंटी देने का वादा भी कर चुके हैं और ऐसे तमाम कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी का वादा भी करती हुई नजर आती है। ऐसे में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो एमएसपी और किसानों को टैकल करने के तरीके में शायद कुछ नया देखने को मिल सकता है। बेरोजगारी नई सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होगा, जहां आंकड़े भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में बेरोजगारी 12% है, भारत में 23% के आसपास है। राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच में जा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वहां पर नई सरकार इस मुद्दे को कैसे टैकल करेगी, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। साथ में धर्म और संस्कृति का मुद्दा, क्योंकि बीजेपी की सरकार प्रो हिंदू पॉलिटिक्स ज्यादा करती है या फिर हम कहें बहुत क्लियर भाषा में कहें तो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स को ज्यादा प्रमोट करती है, कल्चरल चीजों को ज्यादा प्रमोट करती हैं। भारत के जो सांस्कृतिक नगर, चाहे वो अयोध्या कह दें, चाहे वो काशी कह दें, अब मथुरा की चर्चाएं हैं, काशी का पुनरुद्धार हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो जो ये धर्म की राजनीति में एंट्री कहो या धर्म फोकस्ड राजनीति कहो, इसका बीजेपी के दौर में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। वामपंथ के दबदबे वाले इंडिया अलायंस में ये चीजें शायद कम देखने को मिले या पूरी तरह से साइडलाइन भी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी पर चल रही है, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स फिर से सामने आ सकती है या पर उन पर गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा हो सकता है। जैसे हाल ही में जब कांग्रेस की सरकारें थी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो कई ऐसे फैसले लिए गए जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के दायरे में आते हैं, उनके इंप्लीमेंट सक्सेसफुली रहे या कैसे रहे, इसको लेकर के अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन उन फैसलों से कांग्रेस को एक अच्छा जन समर्थन मिलता है, एक अच्छे खासे वर्ग समूह का एक भरोसा हासिल करने में कांग्रेस कामयाब रहती है। तो इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर की स्कीम्स पर फिर से फोकस बढ़ सकता है। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, बीजेपी सरकार बनी है, डिफेंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, डिफेंस बजट कई गुना बढ़ गया है, आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने पर फोकस किया गया है, बॉर्डर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने पर फोकस किया गया है। तो नई सरकार इसको लेकर के क्या देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे हमारे सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जब इंडिया अपनी एक नई पावर के साथ खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे में डिफेंस के नजरिए से मजबूत होना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी दायरे में अग्निवीर का मुद्दा आता है, जिसको लेकर के विपक्ष बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता है। क्या अग्निवीर जैसी स्कीम्स को इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तब वो पीछे लेंगे, या फिर केवल ये एक चुनावी मसला भर रहकर सीमित हो जाता है और इसी को कैरी ऑन करते हैं इंडिया अलायंस की सरकार। क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है, जब यही बीजेपी जो जीएसटी का विपक्ष में रहते हुए विरोध करती थी, सत्ता में आई तो जीएसटी लेकर के आई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टियां जो विपक्ष में रहते हुए जिन चीजों का विरोध करती है, वो खुद भी जानती है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम भी विरोध कर रहे हैं तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। तो फिर इंडिया अलायंस के दौर में भी अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। चाहे वो इंडिया अलायंस इस फैसले को वापस लेते हैं तब भी बड़ा मुद्दा है, और वापस नहीं लेते तो फिर बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। विदेश नीति एक बड़ा 360 डिग्री का कह सकते हैं टर्निंग हमको देखने को मिल सकता है इंडिया अलायंस की सरकार में, जहां बीजेपी के दौर में मिडिल ईस्ट के साथ रिश्ते अच्छे हुए हैं, अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हुए हैं, फिलिस्तीन और इजराइल के मसले पर भारत की पॉलिसी में बदलाव आया है। हालांकि नाइबर फर्स्ट में बीजेपी विफल साबित हुई है काफी हद तक। तो अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो क्या पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, क्या श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, क्या मालदीव के साथ जो भारत की जो फिलहाल पॉलिसी है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है,
अरब कंट्रीज को टैकल करने के तरीकों में क्या कोई बदलाव मिल सकता है, इजराइल और फिलिस्तीन मामले में क्या फिर से पुराने स्टैंड पर इंडिया लौटता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और आखिरी जो बदलाव होगा वो ये कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी ने अपनी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रांग लीडरशिप की इमेज को डेवलप किया है। एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर खुद को साबित करने में कामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या भारत को जो नया लीडर मिलेगा वो अपनी इमेज को इस लेवल तक स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पाएंगे? क्योंकि किसी भी मुल्क के लीडर की इमेज से ही उस मुल्क की मुल्क की इमेज बहुत हद तक डिसाइड होती है। अगर, फिर मैं कहूंगा अगर, क्योंकि बीजेपी सत्ता से बाहर भी होती है तब भी वैसी स्थितियां होनी बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो जाएगी जैसी कांग्रेस की 2014 में हुई थी, जहां विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने का न्यूनतम आंकड़ा जो 55 लोकसभा की सीटें होती वो भी नहीं जीत पाई थी। बीजेपी, जैसा कि राहुल गांधी खुद भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 150 पर आएगी, यानी कि वो 55 के आसपास, तो वो खुद भी नहीं मान रहे हैं जैसी कांग्रेस की स्थिति हुई थी। लेकिन फिर भी एक पल के लिए मान लेते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता से बाहर होती है, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो फिर क्या होगा? आपकी क्या कुछ राय है? क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।